चलो देखो क्या क्या पढ़ा है, एक बार इस चैप्टर में फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है, कहाँ से शुरुआत की थी? शुरुआत हुई थी अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू, किसको दिया था अल्टरनेटिंग वोल्टेज? सबसे पहले किसको दिया था? तो सबसे पहले हमने दिया था अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू रेजिस्टर, ठीक है। फिर रेजिस्टर के बाद इसे अप्लाई किया कैपेसिटर को, और फिर अप्लाई किया इंडक्टर को। क्या सही है? जब वोल्टेज रेजिस्टर को अप्लाई किया था तो हमें क्या क्या रियलाइज हुआ था? तो हमें रियलाइज हुआ V एंड I फेज में रहेंगे एंड पावर कंजम्पशन रहेगा, कितना रहेगा पावर कंजम्पशन? Im स्क्वेयर इंटू R अपॉन 2, ठीक है। इसके साथ हमने दो चीजें भी देख ली थी। Vrms is maximum value upon root 2 times Irms is maximum value of current upon root 2, ठीक है। Vrms और Irms ये वैल्यूज जनरली दी हुई रहेगी, ठीक है। सो हमारे घर में जो सप्लाई आता है 220 वोल्ट का सप्लाई, दिस इज एक्चुअली Vrms वैल्यू, ठीक है। फिर हमने इसे कैपेसिटर को अप्लाई किया, ठीक है। इसके बीच में हमने फेजर डायग्राम देख ली थी, हाँ। फेजर्स एक्चुअली वेक्टर होते हैं, पर यहाँ पर हमारा वोल्टेज या करंट ये भले ही वेक्टर नहीं है, पर भी इन्हें वेक्टर जैसा ट्रीट करना हमें वैल्यूज निकालने के लिए फायदेमंद रहता है, ठीक है। फिर हमने पहले गए एसी वोल्टेज टू इंडक्टर। इंडक्टर को जब हमने अप्लाई किया तब हमें रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ? इंडक्टर करंट लैग्स, ठीक है। कितने से लैग करता है? बाय पाई बाय 2, ठीक है। यहां पर हमने देखा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू ओमेगा इंटू L, और एवरेज पावर कंजम्पशन विल बी 0, ठीक है। फिर हम गए एसी वोल्टेज टू कैपेसिटर, और इन कैपेसिटर करंट लीड्स बाय पाई बाय 2। यहां पर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन करते हैं 1/ओमेगा C, ठीक है। और यहां पर भी एवरेज कंजम्पशन रहेगा 0। फिर हमने उसके आगे देखा
AC voltage to series LCR। सीरीज LCR को हमने AC वोल्टेज अप्लाई किया। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ गई इम्पीडेंस। Z की वैल्यू रहती है यहाँ पर √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तीनों भी नहीं है तो जो रहेंगे उसकी वैल्यू आएगी। Z will behave as resistance in our usual circuit। और यहाँ पर phi फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ये रहने वाला है tan phi इक्वल टू VCM माइनस VLM अपॉन VRM या tan phi इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, फाई क्या रहेगा? फेज डिफरेंस बिटवीन, लगे तो लिखते हैं, फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, इसे आइदर हम फेजर डायग्राम से निकाल सकते हैं या एनालिटिकल सॉल्यूशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। फिर हम यहां से आगे गए। नेक्स्ट पार्ट जो हमने देखा, इट इज अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस ये वो कंडीशन है when I becomes maximum as value of impedance I becomes maximum when value of impedance become minimum, for which ये Z का रिलेशन है और IM रहता है VM अपॉन Z। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे Z मिनिमम when XC equal to XL, that is 1 upon omega naught C equal to omega naught L, that is omega naught equal to 1 upon under root LC. This will be condition for resonance। ठीक है, ये रेजोनेंस की कंडीशन रहेगी। फिर हमने डिफाइन किया शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। व्हाट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस? ये आ जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। इसे ही हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इंटू एल अपॉन आर। ओमेगा नॉट इंटू एल ये होता है एक्सएल, बट एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। ठीक है, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया तो ये हो सकता है VL अपॉन VR या VC अपॉन VR।
सो ये सभी रिलेशंस रहेंगे शार्पनेस या क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस के। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन रहेगा। और फिर हम पहुंचे थे पावर इन एसी सर्किट। यहाँ पर हमें ध्यान में आया जो कुछ भी मेन पावर कंज्यूम होने वाली है दैट विल बी इन रेजिस्टर। ठीक है, क्योंकि एवरेज पावर कंज्यूम इन इंडक्टर या कैपेसिटर विल बी जीरो, और ये आती है पावर इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई। फेज डिफरेंस या फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का ये एंगल रहेगा। ठीक है, एंड फाइनली एलसी ऑसिलेशंस और ट्रांसफॉर्मर को हमने देखा था। एलसी ऑसिलेशन में हम कहेंगे टोटल एनर्जी इज ऑलवेज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। ये रहेगी हाफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये रहेगी इन कैपेसिटर, दिस इज Q स्क्वायर अपॉन C प्लस हाफ L इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी टोटल एनर्जी। इसे लगे तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ QM square upon C when capacitor is completely charged यहाँ पर I जीरो रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर है, और यही टोटल एनर्जी रहेगी हाफ L इंटू आई एम का स्क्वायर। ये कब रहेंगे? when current is maximum and capacitor is completely discharged। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के केस में जाकर फिर हमने देखा potential difference across secondary Vs is Ns upon Np, number of turns of secondary upon number of turns in primary into Tp. Similarly, Is current in secondary is Np upon Ns into Ip, और पावर यहाँ पर रहेगी एट 100% इफिशियंसी। इनपुट पावर रहेगी करंट इन प्राइमरी इंटू वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी
into voltage in secondary। ठीक है, इस प्रकार से सभी वेरिएशन यहाँ पर हमने कवर किया है। एसी वोल्टेज अप्लाई करने से शुरू हुआ, तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई किया, रेजोनेंस, देन पावर कंजम्पशन, एलसी ऑसिलेशन एंड ट्रांसफॉर्मर। यहाँ तक हमारा जर्नी हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। अब इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट और हमें पढ़ लेना है, वो डायरेक्टली हमारे इसमें नहीं है, वो भी देख लेते हैं। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो, इट इज इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी करंट which sends same value of charge in a circuit in the same time as sent by given AC current in half cycle। ठीक है, क्या कहा हमने? हमने कहा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इट इज इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी करंट which sends same value or amount of charge in circuit in the same time as sent by given AC current in half cycle। हाफ साइकिल में AC करंट जितना चार्ज सर्किट में सेंड करता है, ये वैल्यू कम ज्यादा होती होगी। ठीक है, ये वैल्यू कम ज्यादा होती होगी, वैरिंग होगी। ठीक है, तो एक हाफ साइकिल में जितना चार्ज सर्किट में जाता है, उतना ही चार्ज जो डीसी करंट सेंड करता है, दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं मीन वैल्यू इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ साइकिल मतलब एवरेज लेना पड़ेगा, कितना करंट जाएगा उतने समय में। सो दिस इज आई इंटू डी टी, 0 से लेकर t/2। सो करंट इंटू टाइम, कितना टाइम है 0 से लेकर t/2, डिवाइडेड बाय उतना टाइम, एज d इक्वल टू 2π/ω। therefore 1/t half
टी हाफ विल बी पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा डिनोमिनेटर में है, तो दिस विल बी ओमेगा बाय पाई। ठीक है। ऑल्सो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 2/पाई इंटू आई नॉट, 2/पाई इंटू आई नॉट। Similarly, mean value of EMF will be 2/पाई अपॉन ई नॉट। ये पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। हाँ, तो इसे आई एम भी लिख सकते हैं, आई नॉट भी लिख सकते हैं। अब देखो, अगर ऐसा है अगर पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में क्लियर है, हमारे सामने है, तो फिर कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जाएंगे। देखो क्या क्वेश्चन है। लाइट बल्ब rated at 100 watt for 220 volt supply. Find, क्या क्या फाइंड करना है? A, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, दूसरा पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स, तीसरा IRMS। अब देखो, आप लिखोगे, क्या लिखोगे? पावर दी है 100 वैट, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। ये कौन सा वोल्टेज रहता है जो दिया हुआ रहता है? सो दिस इज RMS वैल्यू। ठीक है, ये RMS वैल्यू है। अब आप लिख सकते हो कि देखो, as power equal to V into I equal to P by V, that is 100 upon 220। ठीक है, that is 5/11। रेजिस्टेंस कैसा मिल जाएगा यहाँ पर? सो रेजिस्टेंस मिल जाएगा V इक्वल टू I इंटू R। therefore R इक्वल टू V by I। V की वैल्यू है 220, I की वैल्यू है 5/11। सो हमारा R आ जाएगा, 5 से डिवाइड करता हूँ इसे, क्या 44 आ रहा है ये? इंटू 11। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 484 वोल्ट ओम। ठीक है, दूसरा पार्ट, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स। दूसरे पार्ट में कहेंगे पीक वोल्टेज मतलब VM, और हमें पता है, क्या पता है?
VRMS that is equal to V is peak value या maximum value upon √2. Therefore, Vm equal to √2 times VRMS. तो Vm equal to अंडर रूट टू, VRMS की वैल्यू कितनी है 220, so 220 into 1.41. ये वैल्यू आएगी 311 वोल्ट. इसे Vm कहो या V पीक कहो, यहाँ पीक कहा है इसलिए मैं VP कहता हूं. तीसरे पार्ट में क्या पूछा है देख लो. तीसरे पार्ट में IRMS पूछा है. अब हमें पता है IRMS इक्वल टू आई पीक अपॉन √2. ठीक है, क्या IRMS की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल कर रखी है? विच इज इक्वल टू P by V 5/11. तो IRMS हमारे पास ऑलरेडी है. देखो ध्यान में रखना, AC में जो वैल्यूज दी हुई रहेगी दोज विल बी RMS वैल्यूज अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड. अगर कुछ कहा नहीं है तो जो वैल्यूज रहेगी दैट दोज विल बी RMS वैल्यूज. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या कहता है? A pure inductive circuit of 25 millihenry, मिली है हाँ 10 to the power -3, is connected to a source of 220 volt. Find inductive reactance and IRMS if frequency of source frequency of alternating source is 50 Hz. कितनी है फ्रीक्वेंसी? 50 Hz. So देखो किस प्रकार का सर्किट है? प्योरली इंडक्टिव, मतलब एक एसी सोर्स है और इसके अक्रॉस इंडक्टेंस कनेक्टेड है. ठीक है, सोर्स है 220 वोल्ट का. ध्यान में रखना ये कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू. और इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 25 मिली हेनरी, दैट इज 25 into 10 to the power -3 हेनरी. अगर ऐसी कंडीशन है तो देखो आपको क्या क्या निकालना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस. क्या रिलेशन है इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए? एक्सएल की वैल्यू रहती है ओमेगा इंटू एल. ओमेगा की वैल्यू रहेगी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल. वैल्यूज पुट करते हैं तो दिस इज 2 इंटू 3.14
फ्रीक्वेंसी है 50 और एल की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आने वाला है, देखो 52 जा 100, 10⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻1 बचा। So this is 2.5 into 3.14. ये वैल्यू आती है 7.85। क्या यूनिट लिखना पड़ेगा? ओहम, बिकॉज दिस वर्क एज रेजिस्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। IRMS निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं IRMS? तो आपको पता है VL इक्वल टू I इंटू XL। So I इक्वल टू VL अपॉन XL। VL की वैल्यू है 220, XL की वैल्यू है 7.85। ये आना चाहिए 28 एम्पियर। सही है क्या? बिल्कुल बेसिक सिंपल रिलेशंस है, उनको यूज करके वैल्यूज निकालनी है। जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ 15 माइक्रोफैराड is connected across 220 volt and 50 hertz supply. Find capacitive reactance. दूसरे पार्ट में कहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट। एक्सक्यूज मी। तीसरे पार्ट में कहा है what will happen IRMS भी पूछा है, और चौथे में पूछा है what will happen to XC and I if frequency is doubled. फ्रीक्वेंसी अगर डबल करते हैं तो क्या होगा? तो देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या निकालना है? XC। XC का रिलेशन क्या है? 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो दिस इज 1 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी की वैल्यू है 15 माइक्रो इज 10⁻⁻6। ठीक है। अब देखो 52 जा 100, 10⁻2
10 टू द पावर -6, तो ये 10 टू द पावर -4 बनेंगे, ऊपर चले गए। 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3.14, लगभग 45 के आसपास वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है लगभग 212 ओहम। टेन 10,000 अपॉन 40, that is almost 100 upon 1000 upon 45, 1000 upon 45 करते हैं तो कुछ तो 220 के आसपास वैल्यू आएगी, जो कि अपनी आई है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, V। ठीक है, और रेजिस्टेंस आ गया, तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू V अपॉन XC। तो ये आ जाएगा 220 अपॉन 212, 1.04। आपको पता है दिस इज RMS वैल्यू, हाँ, क्योंकि ये RMS वैल्यू है वोल्टेज की, तो ये करंट की भी RMS वैल्यू रहेगी। तो IRMS इक्वल टू 1.04 एम्पियर। तो एक्चुअली ये तीसरा पार्ट निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं। हमें पता है I पीक इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS, या IRMS इक्वल टू 1/√2 टाइम्स IP। ठीक है, फिर इसे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.47 एम्पियर। और चौथा पार्ट, इफ ओमेगा इज डबल्ड, that is omega dash equal to 2 times of omega। तो देखो XC के वैल्यू के साथ क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर आ जाएगा, तो XC नया XC डैश विल बी 1 अपॉन ओमेगा डैश इंटू C, this is 1 upon 2 times omega C, that is XC upon 2, because 1 upon omega C is XC। तो आप इसकी वैल्यू 106 ओम लिख सकते हैं। और I के साथ क्या होगा, तो I इक्वल टू V अपॉन XC डैश, that is V upon XC upon 2, so this is 2 times of original I, that is 2.08 एम्पियर। ठीक है, वैल्यूज डबल हुई तो ओमेगा की वैल्यू डबल हो गई, तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस आधा हो गया तो ऑब्वियसली करंट डबल होने वाला है। ठीक है, चलो